जय हिंद। देखिए, फ्रांस के जो सेक्रेटरी है इमानुएल बोन, वो भारत से आए हैं। क्या क्या समझौते हुए हैं, और अभी जो ट्रंप के बाद जब बाइडेन आएंगे तो इसके लिए भारत और ईरान के रिश्ते में क्या ऐसी अच्छाई आएगी, क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा कि कोई भी देश जो सेंट्रल एशिया का है वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह न देख के भारत द्वारा विकसित ईरान में चाबहार बंदरगाह की ओर देख रहा है। इसको हम लोग समझते हैं। फ्रांस में पिछले 2 सालों में जितने डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इमानुएल मैक्रोन की सरकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो एक इमानुएल बोन। जिस तरह से भारत में अजीत डोभाल की भूमिका होती है, वैसे इनकी भी भूमिका होती है। तो ये भारत दौरे पे हैं, अजीत डोभाल से भी मुलाकात किए और भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए। इनका स्पष्ट कहना था कि किसी भी परिस्थिति में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चाइना अगर हिंद महासागर के एरिया में कहीं पे भी अगर कोई वायलेंस का काम करता है तो फ्रांस हमेशा उसके साथ रहेगा। इस दौरे से 2 और डिफेंस डील को भी फायदा मिलेगा। राफेल तो डील तो हो ही गया है। राफेल के बाद अब भारत सरकार जो है एक मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देख रही है, जो 2 इंजन का होगा। अभी हमारे पास भी है, हरकुलियस है और C-17 ग्लोब मास्टर है, IL-76 है, इस सब टाइप के हैं सब। लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं। हालांकि C-17 ग्लोब मास्टर तो अभी एकदम नया है और बहुत हैवी है, लेकिन कुछ मीडियम रोल के हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, उस पर अभी बातचीत चल रही है। दूसरा, एयरबस का हमें रिफ्यूलर टैंकर चाहिए जो हवा में पेट्रोल को भर सकता है। हमारे पास ऑलरेडी रिफ्यूलर है जो IL-76 का है, बट वो उसकी कैपेसिटी वो पुराना टेक्नोलॉजी का है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक साथ 3-3 जहाजों में हवा से हवा में फ्यूल को भरने में सक्षम है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम समय में हम 3-3 एयरक्राफ्ट को दोबारा रिफिल कर सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद से चाइना जो है वो कश्मीर मुद्दे पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो इसे UN में उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इन्होंने स्पष्ट उस पर वीटो पावर कर दिया। वीटो UN की ऐसी पावर होती है, अगर उसने किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। हालांकि हमारे फेवर में कई देशों ने वीटो किया था, रूस ने भी किया था, ब्रिटेन ने भी किया था, लेकिन जो फ्रांस है वो एकदम डट के रहता, बिना किसी शर्त के किया था। कोई भी भारत को सुझाव वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। अब ये लोग गुस्सा हो गए। आप ही लोग ने विरोध कर रहे थे कि फ्रांस के सामान का बहिष्कार करो, अपना राजदूत बुलाओ, था ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी दिन ठीक नहीं चल रहा है आप लोग का, अच्छा हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन विरोध हर मैटर पर कर देते हैं, आप लोग को भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए, इन लोग को भी समझना चाहिए, ईरान वालों को, कि ये लोग इस्लाम के नाम पे विरोध किए। अब भाई आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, पता नहीं आप लोग न्यूज़ देखते हैं कि नहीं। चाइना में जो वीगर मुसलमान है सब, उन पर बहुत ज़्यादा चाइना जुल्म करता है, मतलब उन्हें पशुओं की तरह रख देता है जब मन। हालांकि अब चाइना में भैया वहाँ जैकमा जैसे बड़े लोगों का तो कोई गिनती नहीं, कहाँ उठा के फेंक देगा। तो ये वीगर मुसलमान की डेगची की मसाला है, इन पर जुल्म करता है। तो सोचिए, फ्रांस जो है इस मुद्दे को UN में उठाने जा रहा है। अब आप लोग को कम से कम इतना तो कम से कम समर्थन तो कर देना चाहिए, मतलब मुस्लिम के नाम पे विरोध कर सकते हैं। जब गलत किया तो अच्छा किया तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा आप लोग से, हमको पता है। खैर कोई बात नहीं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका मर्जी, आप करिए या नहीं किए। तो फ्रांस उठा रहा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है भैया, हम लोग को भी उठा लेना चाहिए मुद्दे को, क्योंकि हम लोग को कोई भी बहाना नहीं छोड़ना चाहिए चाइना को घेरने का। देखिए, लेमुआ कामकासा जैसे समझौते जो हम लोग ने अमेरिका से किया है, वैसे ही समझौते हम लोग बहुत ही जल्दी फ्रांस के साथ कर लेंगे। रीजन क्या है, फ्रांस का यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है रियूनियन आइलैंड। अगर हम ऐसा समझौता कर लेते हैं तो हम लोग फ्रांस की इस रियूनियन आइलैंड पे जो उसका नेवल बेस है वहाँ हम लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर रियूनियन आइलैंड पे हम लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी एजम्पशन आइलैंड पे हम लोग की बात चल रही है कि यहाँ पर हम लोग को लेना है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है एजम्पशन आइलैंड होगा या नहीं होगा यहाँ पर। तो इस एरिया में चाइना जो है, चाइनीज जो नेवी है वो अफ्रीका में इसी रूट से जाती है। तो यहाँ चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और इन्होंने खुल के भी कह दिया कि जो आए हैं इमानुएल बोन, कि चाइना जो है वो समुद्री एरिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का उल्लंघन करेगा वहां हम लोग डट कर उसका विरोध करेंगे। तो ये अच्छा है हमारे लिए। एक्चुअली भारत की भूमिका इस बार पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UN के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनका तो कार्यकाल तो फिक्स होता ही नहीं, हो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो टेम्प्रोरी अस्थायी उनका कार्यकाल कितना रहता है, 2 साल। तो 2021 से 2022 तक, ये 2 सालों तक भारत इसके अस्थायी सदस्यों की भूमिका में रहेगा। इसलिए हमारी तो भूमिका वहां रहेगी। और साथ ही साथ भारत को एक अलग जिम्मेदारी में दिया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म काउंसिल जो है उसकी भारत को उसका मेंबर बनाया जा रहा है। अब ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल क्या है, ये काउंसिल अधिकार देता है जो देश इसका मेंबर रहता है वो अपने देश की सीमा के बाहर भी अगर कोई देश उसके किसी अंतर्राष्ट्रीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी घटना करता है तो उस पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे ना, अमेरिका यहाँ बैठे बैठे कह देता है ईरान से कोई नहीं हथियार खरीद सकता है, कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये
प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि ईरान उसके खिलाफ टेररिज्म वाला काम करता है। तो अब हम भारत में भी बैठे बैठे हम लोग भी पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ग्रुप को या फिर इधर सीरिया वगैरह किसी टेररिस्ट ग्रुप को हम लोग उस पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही भारत ने पुरजोर तरीके से कहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश को आपने अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो बनाए हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो आप जाके खोज के देख सकते हैं। आप वो हम पहले से बना दिए हैं। अब देखिए भारत ने क्या कहा है कि भारत ने कहा है कि भैया हमको यूएन में परमानेंट सीट चाहिए। इसके लिए भारत ने G4 संगठन काफ़ी पहले से काम कर रहा है, जिसमें एक ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट चाहिए ही चाहिए। साथ ही इस बार भारत ने कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका जैसे विवादित देश में, अभी तो ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित यही है, सब देख रहे हैं, कभी कोई किसान को मार दे रहा है, सोमालिया डकैती से है, गरीबी से जूझ रहा है, आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है। मोरक्को कहता है कि सहारा नाम का कोई देश नहीं है, हमारा है। सोमालिया में इधर मार चलता है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता है। रवांडा नरसंहार, एक देश के लोग दूसरे देश को काट मार के खा गए थे लोग, इतना खतरनाक ये एरिया था। और यहाँ एक भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। हालांकि नीचे से जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, ये कह रहा था कि भाई हमें एक परमानेंट सीट चाहिए, लेकिन भारत ने एक नया दाव खेल दिया है कि देखिए मिडिल ईस्ट में मिस्र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको CBSE वाला इजिप्ट कहता है सब। तो मिडिल ईस्ट में मिस्र का काफ़ी दबदबा है, मुसलमान कंट्रियों में मिस्र का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो भारत ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि अफ्रीका की समस्या को सॉल्व करने के लिए UN की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 2 अफ्रीकी देश का कम से कम होना जरूरी है। तो 2 ही तो देश फेमस है इसमें, कौन कौन सा? एक साउथ अफ्रीका, इकोनॉमिक्स अच्छा है, और यहाँ से मिस्र को अगर मिला लेंगे तो मिडिल ईस्ट को हमारे से खुश हो जाएंगे। और होना भी चाहिए, इन लोग के पास एक भी नहीं है। जबकि यूरोप में देखेंगे तो 3-3 ठो वीटो पावर है, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास और रूस के पास। रूस भी यूरोप का ही देश है, क्योंकि उसकी राजधानी जो है ना, कैपिटल, वो कहाँ आ जाती है? यूरोप में आ जाती है। यूराल पर्वत के इधर का एरिया जो 75% है, साइबेरिया, ये एशिया में आता है। यूराल पर्वत का इधर का एरिया यूरोप में कहलाता है, और इसकी राजधानी मॉस्को इधर आ जाती है। तो इसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट कहते हैं, इसे यूरोप का ही देश काउंट करते हैं। तो इतने छोटे में, और जबकि इनमें कोई खास विवाद भी नहीं है, 3-3 वीटो पावर है। हद है भैया, एशिया में 1 ठो बस चाइना के पास है। तो भारत इसकी सुधार की मांग बहुत जोर से कर रहा है। देखिए हम आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह को यूज करना चाह रहा है। अब उज्बेकिस्तान के बाद और कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है, वो भी कह रहा है कि हम भी भारत से विनती करते हैं कि वो हमें चाबहार बंदरगाह का यूज करने दे। अब आप कहेंगे कि चाबहार में ऐसा क्या खासियत है? तो देखिए ईरान में कई ठो पोर्ट है, खोमैनी पोर्ट है, बसर पोर्ट है, बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं सब यहाँ पर, लगभग इधर इसके 6 बड़े पोर्ट हैं सब। लेकिन इस पर अमेरिका के कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं, कभी भी प्रतिबंध लग सकते हैं। और भारत ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, इस पर कोई प्रतिबंध कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब, चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का मतलब भारत से दुश्मनी ले लीजिए। और भारत अभी जानते हैं क्या हो चुका है। जिस तरह से सब्जी में प्याज की भूमिका रहती है ना, उसी तरह से पूरी दुनिया में भी भारत की भूमिका है। बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पुरजोर विरोध के बावजूद भारत का ये चाबहार बंदरगाह खुला हुआ था। इसलिए ऊपर के तजाकिस्तान हो गया, कोई भी देश आ गया सर, वो भारत से कह रहे हैं सर कि हमें इसका एक्सेस दे दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान। इवन कि पहले ये USSR का हिस्सा था। आप याद कीजिए कि हमारा पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट, वो हमारे खुद के PSLV से, श्रीहरिकोटा से नहीं छोड़ा गया था। हम लोग सैटेलाइट बना के रूस को दे दिए थे, और रूस ने अपना सैटेलाइट से छोड़ा था अपने रॉकेट से। आपसे क्वेश्चन भी